नमस्कार दोस्तों, ये पॉलिटी का लेक्चर हमारा 16 है। इससे पहले के 15 बन चुके हैं और अब अभी हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। और ये हमारा भारत के राष्ट्रपति पर 8वां हिस्सा है, 8वां पार्ट है, 8वां भाग है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि जितनी भी उनकी आपातकाल शक्तियों के बारे में बात करी अपन ने, है ना। ये कैसे कैसे पारित होता है, क्या प्रस्ताव होता है, कितने समय तक रहता है, कितनी कितनी बार लाया जा सकता है, ये सारी बातें अपन ने वहाँ पे करी। क्वेश्चन से रिलेटेड उसमें सारी चीज़ें हैं, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं उनकी अगली शक्तियों के बारे में, है ना, जो आपातकालीन है। जैसे कि एक है आर्टिकल 356, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो था 352, है ना। 352 में क्या है, इसमें नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल। और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति शासन पे। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है दोस्तों, है ना। वो 352 में है और ये 356 में है। ठीक है, तो 356 जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का जो है प्रावधान करता है। ठीक है, अब बात है कि राष्ट्रपति शासन क्यों लाया जाता है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है। देखिए भाई, राज्यों को भी जो है संविधान का पालन करना है। अगर ये कहीं भी पाया जाएगा कि संविधान के अनुसार उनके यहाँ शासन नहीं चल रहा है ना, जब संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा, मतलब संविधान में जो भी नियम है अपन वही तो पढ़ ही रहे हैं इतने समय से, मौलिक अधिकार से लेकर के सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे पालन होना चाहिए, है ना। अपराध, ये सब दुनियादारी, महिलाओं के खिलाफ, SC ST के खिलाफ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये संविधान में लिखी गई हैं भाई, ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर यही सब वहाँ हो रहा है तो हम ये मान लेंगे कि संविधान के अनुसार वहाँ पर शासन नहीं चल रहा है ना। तो इसे संविधान के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संवैधानिक तंत्र का विफलता, है ना, संवैधानिक तंत्र की विफलता, है ना। इंग्लिश में कहना हो तो फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, यानी संविधान जो है फेल हो गया है उस राज्य में। तो समझ जाइए कि उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगा देंगे आर्टिकल 356 के तहत। ये बात क्लियर होगी दोस्तों। ठीक है, अब आपके पास ये आता होगा कि राष्ट्रपति, कई बार ये लोग पूछ लेते हैं कि किसी भी राज्य में संविधान जो है, संविधान के अनुसार कार्य चल रहा है नहीं चल रहा है, ये दिल्ली में बैठे राष्ट्रपति को कैसे खबर मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये कैसे, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि उन तक आखिर खबर पहुंचती कैसे, कि भाई किसी राज्य की हमें कैसे जानकारी मिलेगी। तो आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम बनाया गया है ना, गृह मंत्रालय बनाया गया है, आप सभी को पता है। गृह मंत्रालय के अंदर में कई सारे विभाग काम करते हैं, उनमें से एक विभाग का नाम मैं अभी ले लेता हूँ आपके लिए, और वो है राज्य विभाग। रिपीट करता हूँ दोस्तों, कभी कभी तो क्वेश्चन यही आ सकता है आपके पास कि राज्य विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो याद रखिएगा, राज्य विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। अब ये राज्य विभाग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अभी जो राज्य विभाग है, इस राज्य विभाग को हर राज्य का राज्यपाल, है ना, हर राज्य का राज्यपाल, है ना, जितने भी राज्यपाल हैं हमारे पास, हर राज्य का राज्यपाल 15 दिन में रिपोर्ट देता है। किसको? राज्य विभाग को, जो कि किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय के अंडर में है। हर 15 दिन में राज्यपाल अपने अपने राज्य की रिपोर्ट देते हैं ये राज्य विभाग को। हर 15 दिन में, हर राज्यपाल देगा। और इस रिपोर्ट में वो ये बताएगा कि भैया क्या स्थिति है शासन की, लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है, महिलाओं के खिलाफ कितने प्रकरण हैं, क्या उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन हो रहा है। समझ पा रहे हैं, यानी जो भी नियम कानून संसद ने बनाए हैं, क्या उनका पालन बराबरी से वहाँ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना। कि SC ST के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए, महिलाओं से संबंधित कौन कौन से अपराध हुए, है ना, अपराध की स्थिति है क्या वहाँ पे, ये सारी रिपोर्ट उन्हें हर 15 दिन में जो है राज्य विभाग को भेजनी पड़ती है। ठीक है, अब राज्य विभाग को मिल गया, मतलब गृह मंत्रालय को मिल गया, मतलब आज के एग्जांपल में अमित शाह जी को मिल गया। अमित शाह जी मंत्रिमंडल का हिस्सा है भाई, मतलब PM मोदी को मिल गया। और अगर PM मोदी को मिल गया तो ये पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद है। समझ पा रहे हैं आप। और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही तो राष्ट्रपति काम करते हैं। उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, यानी कि 352, तब भी मंत्रिपरिषद ही सलाह देंगे, वो भी लिखित में। ये आपने कल देख लिया था, मैंने बताया था आपको। और अगर उन्हें राष्ट्रपति शासन लगाना है तो भी मंत्रिपरिषद की सलाह पे लगाना है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो है किसके पास आनी जरूरी है? मंत्रिपरिषद के पास। और इसलिए उन्होंने गृह मंत्रालय के अंदर में राज्य विभाग बनाया हुआ। राज्य विभाग को ये काम दिया कि भैया आप सारे राज्यपालों से हर 15 दिन में रिपोर्ट लो। और अगर कहीं पर भी ये पाया गया कि राज्यपाल ये जानकारी दे देते हैं उस राज्य के कि भैया यहाँ पर जो है शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो बस समझ जाइए कि मंत्रिमंडल को मिल गया। तो मंत्रिमंडल सिफारिश कर देंगे राष्ट्रपति से, और सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, आपको मालूम ही है ना। तो बस वो तुरंत के तुरंत आर्टिकल 356 घोषित कर देंगे, लग गई, और बोल देंगे कि उस राज्य में लग गया भैया क्या? राष्ट्रपति शासन। कहने का मतलब मैं आपको इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये गृह विभाग तो अंदर की बात हो गई, है ना। ये जैसे PSC लेवल पर जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं।
आपको जब नॉर्मल कभी पूछा जाए कि मुझे गृह विभाग जानकारी देता है राष्ट्रपति को कि राज्यपाल देता है, तो इसके लिए आर्टिकल प्रेफर करिए। आर्टिकल में क्या लिखा है वो देखिए, है ना। ये तो प्रोसेस है पूरी, ये प्रोसेस काम कैसे करती है मैंने वो बताया आपको। लेकिन जब ऑप्शन में आ जाएगा कि भैया राज्य विभाग चुनना है कि राज्यपाल चुनना है, तो इसके लिए आर्टिकल में जो लिखा है हमें वो चुनना है। आर्टिकल 356 क्या कहता है? ये साफ साफ कहता है कि अगर राज्यपाल ये जानकारी दे देंगे कि संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो उस राज्य सरकार को वहाँ से हटा दिया जाएगा, उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसकी विधानसभा भंग की जा सकती है ना। याद रखिए दोस्तों, कहीं पर भी जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में, है ना, राष्ट्रपति शासन लगने का सबसे बड़ा कहना चाहिए सबसे बड़ा जो स्टेप होता है वो ये होता है, अगर ये कहीं लग गया तो उस राज्य की जो विधानसभा होती है उसके सारे कार्य अब संसद कर सकती है भारत की। और यही हुआ था जम्मू कश्मीर में, है ना, जब 370 हमें हटानी थी। आपको मैंने ये पूरा एक वीडियो बना के रखा है दोस्तों, आप चाहो तो पॉलिटी जीरो के नाम से वहाँ पे रखा हुआ है ना, उसमें मैं खुद में दिख रहा हूँ तुमको पोस्टर में, और लिखा भी है मैंने जम्मू कश्मीर और 35A 35A हटाई किससे गई है। अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आपको वैसे ही बहुत सारी जानकारियाँ आर्टिकल्स की यूँ ही हो जाएंगी बातों बातों में, है ना। मैंने पूरी प्रोसेस बताई है, कैसे ख़त्म हुआ है, क्या हुआ है ना, सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस किया। तो एक बार मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल क्लियर होंगे, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री से भी जो उसका जुड़ाव है जम्मू कश्मीर का वो क्लियर होगा। बहुत सारे पॉइंट वहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, है ना, तो आप उसे देख सकते हैं। तो मैंने ये पॉइंट वहाँ पे बताया हुआ आर्टिकल 356, है ना, लग जाए तो उस राज्य की विधानसभा का काम जो है संसद कर सकती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा और वो वीडियो देखिएगा, वहाँ पे मैंने क्लियर किया है सारा कुछ। तो ठीक है दोस्तों, है ना, अब आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। तो आपने देखा कि जो है आर्टिकल 356 लगने के लिए क्या राज्यपाल जरूरी है ना। राज्यपाल अगर जानकारी दे दें, ध्यान रखिए क्वेश्चन आ जाए कि कौन जानकारी देता है राष्ट्रपति शासन को कि राज्य में जो है सरकार जो है सही से कार्य नहीं कर रही है, विफल हो रही है या संविधान के अनुसार काम नहीं चल रहा है, तो ये राज्य का राज्यपाल देता है। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति उस हिसाब से राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब एक पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है दोस्तों कि आपको ये तो समझ में आ गया कि मतलब राज्यपाल जो है हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजते हैं। ठीक है, और उस रिपोर्ट के हिसाब से ही राष्ट्रपति हमारे जो है राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, अगर उस रिपोर्ट में ये कह दिया गया कि वहाँ पर जो है तो क्या कहते हैं सही से संविधान के अनुसार जो है पालन नहीं चल रहा है। ठीक है, ये तो एक बात होगी। लेकिन क्या आपको दोस्तों एक और बात पता है? आर्टिकल 356 की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ, और वो ये है दोस्तों, उसी में ये लिखा हुआ है कि अगर राज्य का राज्यपाल रिपोर्ट नहीं भी देगा, बहुत ध्यान सुनिएगा इस पॉइंट को, अगर वो राज्य का राज्यपाल रिपोर्ट नहीं भी देता है और उसकी मतलब अगर राज्यपाल जानकारी नहीं मिलती है और तो भी राष्ट्रपति को ये लग जाता है कि उस राज्य में अगर संविधान के अनुसार पालन नहीं चल रहा है, तो वो भी लगा सकता है वो राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आसान भाषा में सुनिए, कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल की रिपोर्ट बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। राज्यपाल की रिपोर्ट मिल गई तो लगेगा ही, अगर उसने ये बोल दिया कि भैया संविधान के अनुसार पालन नहीं चल रहा है। अगर ये रिपोर्ट नहीं दे, लेकिन राष्ट्रपति को ये लग जाए कि वहाँ अपने आप ये लग जाए कि उस राज्य में जो है क्या कहना चाहिए नहीं चल रहा है सही से, संविधान के अनुसार पालन नहीं चल रहा है ना, तो भी वो लगा सकता है। मतलब राज्यपाल की रिपोर्ट हो चाहे ना हो, राष्ट्रपति लगा सकते हैं अगर उन्हें ये मालूम चल जाए, किसी भी सोर्स से मालूम चल जाए कि भाई वहाँ पर ये सब कुछ नहीं चल रहा है। क्लियर होगी बात? अब ये चीज़, अब ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए कि रिपोर्ट के बिना भी क्या राष्ट्रपति लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन, तो आपको बोलना है यस, बिल्कुल लगा सकते हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ आर्टिकल 356 में। ठीक है दोस्तों, अच्छा, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जिस भी राज्य में लगेगा उस राज्य की विधानसभा को भंग कर देंगे। भंग कर देंगे मतलब हटा दिया अब उसको, है ना। अब उसकी विधानसभा काम कौन करेगा भैया? भारत की संसद करेगी। कहने का मतलब ये हो कि अब विधानसभा क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस राज्य के लिए हमें कानून बनाना है ना। हो सकता है हमें महिलाओं के लिए कानून बनाना हो सकता है बच्चों के लिए कानून बनाना हो, शिक्षा के लिए कुछ भी कानून बनाना हो, ऐसे कुछ भी जितने भी चीज़ें हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए कानून बनाना हो, है ना, इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं। फिर ये हो गया विधानसभा इनके लिए कानून बनाती है। और विधानसभा किस टॉपिक पे कानून बना सकती है? जो चीज़ें लिखी हुई हैं राज्य सूची में, है ना। जब आप अनुसूचित क्या कहते हैं हमारा शेड्यूल 9 पढ़ेंगे, सॉरी 7, है ना, अनुसूची 7 पढ़ेंगे जब आप, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 3 तरह की सूचियाँ बनी हुई है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची। तो केंद्र सूची में वो सारे विषय हैं जिस पर केंद्र नियम बनाएगा, राज्य सूची में वो सारे विषय दिए हुए जिनमें राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र भी कानून बना सकता है उन विषयों पर और राज्य भी उन विषयों पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये विधानसभाओं को उन्हीं नियमों पर, उन्हीं विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य सूची में लिखी हुई है। ये बात क्लियर हुई दोस्तों? हाँ, बहुत बढ़िया।
मैं आपसे वही कह रहा था। तो अब देखिए जरा, अगर विधानसभा का कार्य संसद करेगी, मतलब उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाएगा? संसद के पास आ जाएगा। और यही हुआ था जब जम्मू कश्मीर को तोड़ रहे थे, पूरा का पूरा संविधान इसमें लागू कर दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि विधानसभा अब संसद बन गई थी, है ना। तो अगर संसद ही, अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा है तो जम्मू कश्मीर के लिए नियम इसको बनाना है, तो संसद ने नियम बना दिया था कि पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होगा। और यही कारण है कि 370 खत्म हो गई है ना। प्रोसेस मैंने डिस्कस की है दोस्तों, ये वही बात आज अपन कर रहे हैं। तो अब देखिए, तो आप समझ गए ना ये बात। अच्छा, अब क्या है कि ये तो मैंने आपसे बात करी 356 की, लेकिन दोस्तों सिर्फ यही एक आधार नहीं है ना राष्ट्रपति शासन लगने का। इसके दो आधार और हो सकते हैं, और मैं वही दोनों आपको क्लियर कर रहा हूँ। लोगों को डाउट भी रहता है, एक 355 है और एक है 365। बहुत ध्यान से देखिएगा, 56 में राष्ट्रपति शासन लिखा हुआ है ना। 65 भी उसका आधार बनता है और 55 भी आधार बनता है। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों क्या हैं? देखिए, इन दोनों में संघ सरकार के बारे में कहा गया है। संघ सरकार कौन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कौन? अपनी मोदी जी की सरकार। इन दोनों में मोदी जी के लिए काम कहा गया है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, यानी कि मंत्रिमंडल यानी कि संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है वो सुनिए जरा। तो सबसे पहले 355 को डिसाइड करते हैं अपन। देखिए 355 में उनके दायित्व का है कि संघ सरकार का क्या दायित्व है। बहुत ध्यान सुनिएगा, अभी संघ सरकार का दायित्व इसमें लिखा है। और 365 जो मैंने अभी आपको बताया है ना, 365 में उनको राज्य के लिए क्या क्या करना है वो बताया गया। पहले सुनिए, 355 सुन लीजिए, फिर 365 बताऊंगा। 355 क्या कहता है? ये 3 तरह के दायित्व देके रखता है ना। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ। 355 संघ सरकार को जो दायित्व देता है वो ये है। पहला, कि वो राज्यों की सुरक्षा करेगा बाह्य आक्रमण से। दूसरा इसमें लिखा हुआ है 355 में, ये संघ सरकार के लिए काम है, यानी केंद्र सरकार के लिए, यानी मोदी सरकार के लिए, कि वो राज्यों की बाह्य आक्रमण से एक तो सुरक्षा करेंगे, दूसरा आंतरिक शांति, है ना, वहाँ पर आंतरिक शांति सुनिश्चित करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि राज्य में भैया कोई भी आकर के हो हल्ला कर रहा है, मालूम चला कि गन कट्टे से बिल्कुल हो हल्ला मच रहा है ना। जैसे कि यूपी की रासलीला चल रही है, देखा ही आपने गोलियों की रासलीला, समझ गए ना। तो आंतरिक शांति सुनिश्चित करने का भी काम हमारे केंद्र सरकार का होता है किसी भी राज्य में। बाह्य आक्रमण से तो बचाना ही बचाना है, आंतरिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सभी राज्यों के संविधान, सभी राज्य संविधान का पालन करें, ये भी सुनिश्चित करना। और ये दायित्व भी केंद्र सरकार का। मान लो, आप समझ रहे हो ना, तो मतलब ये भी एक द्वार खोल देता है राष्ट्रपति शासन लगाने का। क्यों भाई? मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने बोला है ना कि मतलब केंद्र सरकार को ये मालूम चलेगा कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, तो बस समझ जाइए संविधान का पालन नहीं हो रहा है, उन्होंने समझ लिया है। तो अब यही तो एक बिहाफ है 356 आर्टिकल पहुंचने का और राष्ट्रपति को ये सलाह देने का कि भैया लगा दो, नहीं लग रहा। देख रहे हैं आप? तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि आर्टिकल 355 भी बेसिस बन सकता है। तो एक तो ये बात होगी दायित्व के चलते, है ना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब बात करते 365 की। इसमें भी संघ सरकार है। इसमें क्या है? इसमें संघ सरकार के निर्देश हैं। अभी जो आपने पढ़ा 355 उसमें दायित्व थे, अब ये निर्देश देगा, है ना, मतलब हुक्म चलाएगा ऐसा। तो इन्होंने भैया हुक्म चलाया, राज्य सरकार को कहा कि भैया तुम ये पालन करो ये नियम का, है ना। अगर राज्य सरकार उसको पालन करने से मना कर दे, है ना, मतलब अगर वो नहीं करता, जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को करने के लिए कहा, अगर वो उसका पालन नहीं करता है तो राज्य में से संवैधानिक तंत्र का विफल माना जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप इसे, है ना। यानी केंद्र सरकार ने कुछ नियम का पालन करने के लिए राज्य को कहा और राज्य अगर ना माने तो इसे हम संवैधानिक तंत्र की विफलता मान लेते हैं। और अगर फिर से संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई तो क्या फिर से लग सकता है आर्टिकल 356? दोस्तों समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, है ना। तो क्या समझा रहा हूँ मैं? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है, लेकिन इसको घोषित करने के लिए उसके पास 2 बेसिस पॉइंट है। और कौन है उनको जो सलाह देता? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मतलब कि केंद्र सरकार ही समझ लो अपनी। तो भैया ये 355 एक तो संघ सरकार को ये देती है कि भाई उनके दायित्व के चलते नहीं अगर पालन हो रहा है तो बोल दो, और हमने जो निर्देश दिए वो 365 में लिखा हुआ है ना। अगर उसके हिसाब से उन्होंने निर्देश दिया और वो नहीं हुआ तब भी संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। समझ पा रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से आर्टिकल इससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर ये समझ में आ गया, अब बताइए कब तक लगा रह सकता है राष्ट्रपति शासन, कब तक लगा रह सकता है? देखिए दोस्तों, जब भी आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश देते हैं तो याद रखिए, मैंने आपको 352 जब आर्टिकल पढ़ाया था राष्ट्रीय आपातकाल, तो मैंने कहा था जैसे ही राष्ट्रपति घोषित करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल उनके घोषित करने से कितने महीने तक के लिए वैलिड रहेगा? 1 महीने तक। ये मालूम है आपको?
एक माह के अंदर अंदर, ये एक माह वो टाइम लिमिट है जब उन्हें संसद में उसे पारित करवाना है ना, संसद से अनुमति लेने के लिए। अगर एक माह में संसद से अनुमति मिल गई है ना, और मालूम है ना विशेष बहुमत चाहिए होता है ना, विशेष बहुमत, ये बात ध्यान रखिएगा। विशेष बहुमत से जब अनुमति मिल जाएगी है ना, यानी कि 2/3, मैंने आपसे कहा भी था, ये मैंने आपको समझाया भी ऑलरेडी उस लेक्चर में। तो जब वहाँ पर विशेष अनुमति क्या कहते हैं, हाँ, जब अनुमति मिल जाएगी संसद से, तब ये 6 महीने तक के लिए बना रहेगा। और अगर संसद ने मना कर दिया तो समझ जाइए कि सिर्फ 1 महीने तक वैलिड रहेगा। कई बार क्वेश्चन आ भी सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, मैं राष्ट्रपति शासन नहीं बोल रहा हूँ, मैं आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूँ। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। 356 अभी बात करने वाला हूँ, तो पहले पुराना सुन लीजिए ताकि आप इसे कंपेयर कर पाएँ। तो आर्टिकल 352 मैंने क्या बोला, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, 1 माह के लिए वैलिड है और 1 माह में ही संसद से पारित कराना पड़ेगा, वो भी विशेष बहुमत से। याद रखिए विशेष बहुमत से, है ना, क्योंकि 356 के लिए सामान्य बहुमत से पारित कराना पड़ता है और ये 2 माह के लिए रहता है और ये वाला आपके 1 माह के लिए रहता है। तो राष्ट्रपति शासन 2 माह तक वैलिड है जब तक संसद से पारित नहीं हो जाता। संसद से पारित होने के बाद फिर कहाँ तक जाएगा वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी 6 माह तक ही रहता है ना। संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति शासन भी 6 माह के लिए हो जाएगा और राष्ट्रीय आपातकाल अगर संसद से पास हो जाए तो भी 6 महीने तक रहेगा। फर्क क्या है कि जब हम 356 की बात करते हैं तो जब राष्ट्रपति शासन घोषित होता है तो ये 2 माह के लिए वैलिड होता है बिना संसद से अनुमति लिए, और वहीं पर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 तो वो सिर्फ 1 माह के लिए वैलिड होता है बिना संसद से अनुमति लिए, ठीक है। संसद से अनुमति मिल गई तो ये वाला विशेष बहुमत से अनुमति मिलना होता है, ये वाला सामान्य बहुमत से अनुमति मिलना होता है। अभी विशेष और सामान्य से क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, जितने भी सामान्य बहुमत से पारित होते हैं इन सबको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, विशेष बहुमत से पारित होने वालों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इतना अंतर होता है ना, इसीलिए इतना थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। 1 माह संसद से पारित हुआ 6 माह तक, ये 2 माह के लिए वैलिड है, संसद से पारित हुआ 6 माह तक, ठीक है। अब भाई इसको तो आप कितना ही बढ़ा सकते हैं, आपको मालूम है ना, ये क्या कहना चाहिए, राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अनंत काल तक लगाया जा सकता है, बस हर 6 महीने में आपको जो है संसद से अनुमति लेते चले जाना पड़ेगा। तो क्या राष्ट्रपति शासन भी कितने भी लगाए जा सकते हैं? नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन को लगाने की एक लिमिट होती है और वो है 1 साल, है ना। ये मैक्सिमम 1 साल तक रह सकता है, मैक्सिमम 1 साल तक। लेकिन 2 कंडीशंस ऐसी हैं, अगर ये 2 कंडीशंस आ गई तो ये 1 साल की बजाय 3 साल तक लगातार लगाया जा सकता है। मैं लगातार की बात कर रहा हूँ दोस्तों, याद रखिए, है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली बात तो 356 में 2 माह के लिए रहता है, संसद से पारित होने के बाद 6 माह के लिए हो जाएगा और मैक्सिमम 1 साल के लिए लग सकता है। लेकिन 1 साल में भी मालूम है ना 2 6 महीने आते हैं, तो एक बार तो 6 महीने के लिए ले ले, लेकिन अगला 6 महीना जब आपको करना है तो फिर से संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी 6 महीने में संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना, तब 1 साल होता है। तो 1 साल मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, लेकिन 2 कंडीशन रखी गई है कि अगर ये 2 कंडीशन आ गए तो ये मैक्सिमम लिमिट बन जाएगी 3 साल की। क्लियर है दोस्तों, है ना। अभी 2 कंडीशंस कौन सी हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए पहली कंडीशन क्या है कि मान लीजिए लगा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश में लगता है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता है, किसी राज्य में नहीं लगता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है ना, वो पूरे देश में नहीं लग सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति शासन छोटी जगह पे भी लग सकता है ना, कोई भी क्षेत्र में लग सकता है छोटा, और किसी राज्य में भी लग सकता है। तो राष्ट्रपति शासन राज्यों के लिए बना हुआ है, क्षेत्र के लिए बना हुआ है, और राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश के लिए बना हुआ है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो जिस भी राज्य में लगेगा तो मैक्सिमम 1 साल हो सकता है, लेकिन अगर उस राज्य 2 कंडीशंस हुई तो उस राज्य पे जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ 3 साल के लिए हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या है, मान लो पूरे भारत में भैया लगी हुई है क्या, राष्ट्रीय आपातकाल 352 लगी हुई है। तो जब ये लगा हुआ है तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा आर्टिकल 324 है ना, 324 यानी कि चुनाव आयोग जो चुनाव करवाता है राज्यों के विधानसभाओं का, है ना, विधानसभाओं को चुनाव कराने का काम है उसका, ठीक है। अगर चुनाव आयोग ये कह दे कि भैया इस राज्य में जो है चुनाव कराना संभव नहीं है, तब भी फिर 1 साल की जगह उसकी लिमिट 3 साल तक, मतलब वहाँ पे राष्ट्रपति का शासन चलता रहेगा अगले 3 साल तक, वो भी लगातार। समझ गए ना। 2 कारण कौन कौन से बताए, या तो एक तो 352 लगी हो, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, और दूसरा 324 चुनाव आयोग ये कह दे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, तो फिर 356 बहुत लंबे समय तक लग सकती है। आप देख रहे हैं आर्टिकल से कैसे प्ले करते हैं, ये आपको भी बिल्कुल ऐसे ही प्ले होना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 352 है ना, यानी राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग जाए
तो 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन 3 साल के लिए बढ़ जाएगा। 324 चुनाव आयोग ये कह जाए कि भाई इस राज्य में जो है चुनाव कराना संभव नहीं है, तो 356 राष्ट्रपति शासन 1 साल के बजाय 3 साल का हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है दोस्तों? पक्का? बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन याद रखिए ये 3 साल भी ऐसा नहीं कि लगातार, हर 6 महीने में संसद से अनुमति तो लेनी ही पड़ेगी। समझ पा रहे हैं ना? ये जितने भी साल में लिखूं ना, समझ जाओ हर 6 महीने में इनको रिवाइव करना पड़ेगा, संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। और कौन सी अनुमति लेनी है दोस्तों? विशेष बहुमत की सामान्य बहुमत? ये राष्ट्रपति शासन है, सामान्य बहुमत से काम हो जाएगा। क्लियर है ना? ये बढ़िया। और जितने भी सामान्य बहुमत होते हैं इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये बात क्लियर हो गया? तो मैंने यही बता दिया आपको कि अनुमति कैसे मिलती है। तो मैंने कहा सामान्य बहुमत से मिलती है। लोकसभा राज्यसभा दोनों अलग अलग हाउस, अपने ये अलग अलग सदन है, अलग अलग सदन में सामान्य बहुमत से ये पारित हो जाएगा। ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि आर्टिकल 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह के लिए होता है, अनुमति मिलने के बाद विशेष बहुमत से, फिर 6 माह, फिर ये कितने भी समय के लिए लगा रह सकता है ना। बस इसे भी हर 6 माह में वो करना पड़ेगा। और 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगता है ये शुरू में 2 माह का होता है और फिर इसे 6 माह में रिवाइव करते रहो, मैक्सिमम 1 साल, लेकिन 2 कंडीशन आने पर 3 साल। लेकिन 3 साल में भी हर 6 माह में आपको इसे रिवाइव कराना पड़ेगा, है ना। ये बात हो गई। पबजी नहीं खेल रहा अपन, रिवाइव नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान सुनिए इस बात को। चलिए दोस्तों, ठीक है। और ये तो मैंने आपको खैर बता ही दिया कि 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। देखिए ये वही सारी बातें लिखी, 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, है ना। 6 माह में अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन 3 साल तक भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या क्या कंडीशन है भैया, वो भी बताया मैंने। आर्टिकल 352 आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ, या फिर 324 चुनाव आयोग ये कह देगी भैया विधान संभव नहीं है चुनाव कराना वहाँ पर। ये 2 बात हो गई। ठीक है दोस्तों, अब एक बात सुनिए। कई बार डाउट ये आ जाता है कि सर आप कहते हो कि राष्ट्रपति जो शासन है वो 3 साल तक मैक्सिमम रह सकता है, वो भी 2 कंडीशन पे, तो फिर पंजाब में 7 साल तक लगातार कैसे रह गया? ये लगातार 7 साल तक रहा, जबकि लिमिट तो 3 साल की है। तो दोस्तों याद रखिए, पंजाब उस समय टेररिज्म, है ना, टेररिस्ट अटैक से और इनके इन्फ्लुएंस से जूझ रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके टेररिस्ट से जूझ रहा था वो। तो पंजाब के लिए अलग से प्रावधान किया गया था राष्ट्रपति शासन में, और यही वजह है कि वहाँ पर 7 साल तक जो है आपको देखने को मिलता है ना। जबकि लिमिट सिर्फ 3 साल तक की है, वो भी राष्ट्रीय आपात और चुनाव आयोग के विफल बोल देने के कारण। लेकिन यहाँ पर जो है टेररिस्ट के चलते ये कदम लेना पड़ा था। बात समझ में आई दोस्तों, है ना। तो पंजाब में 7 साल तक रहा था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस क्लियर करवाता हूँ। जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो याद रखिए सबसे पहले लगा था पेप्सू में। अब ये पेप्सू क्या भला है? ये पेप्सू ही आज का पंजाब है ना। ये ध्यान से देखिए, तो पंजाब को पहले क्या बोलते थे? पेप्सू। इनका फुल फॉर्म देख लीजिए, कभी आपसे पूछा जा सकता है। पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, है ना। पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। पेप्सू में 1953 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो याद रखिए ये उत्तर प्रदेश है ना। यूपी में 10 बार लग चुका है। कंफ्यूज मत होइए, पंजाब में लगातार लगा था 7 बार। तो यही पूछा भी जाएगा कि सबसे लगातार कहाँ लगा था, तो वो पंजाब है उसका आंसर। ठीक है, सबसे अधिक समय के लिए जहाँ पे लगने वाला ये है, और सबसे ज़्यादा बार लगने वाला यूपी में। सबसे ज़्यादा बार का समझते हो ना, अधिक बार का समझते हो क्या होता है? लंबे समय तक का मतलब है कि बीच में टूटा ही नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहा। हर 6 महीने में पास करते करते, हर 6 महीने में पास करते करते हमने 7 साल तक लगा लिया। लेकिन 10 बार लगने का मतलब क्या है? मतलब जैसे मान लो कि 1953 में लगा, फिर 2 साल का गैप हो गया, फिर 1955 में लगा, फिर मालूम चला कि 1978 में लगा, फिर 1999 में लगा। समझ पा रहे हो? ऐसे तो ऐसे टूट के बहुत बार जहाँ लगा है वो यूपी है, लेकिन लगातार जहाँ लगा है वो पंजाब है। और जो पहली बार लगा है वो आपका पेप्सू है। ठीक है, जहाँ पे पहली बार लगा है। और क्या ऐसी कोई जगह जहाँ पर कभी नहीं लगा राष्ट्रपति शासन? बिल्कुल है, 2 है। एक छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। और एक नवनिर्मित हमारा तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में भी कभी भी नहीं लगा है। अब ये नई बने, ठीक है। जब ये जुड़े हुए थे किसी, जैसे CG-MP जुड़ा हुआ था, ये आंध्र प्रदेश जुड़ा हुआ था, तब इनमें था। समझ पा रहे हैं आप सभी, है ना। तब लेकिन अभी अलग हो गए, तो ये अब जो भी हो अलग तो है, राज्य हैं। तो आपसे पूछा जाए किस राज्य में नहीं लगा, तो आपके पास ऑप्शन होंगे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। याद रखिए इनमें कभी भी नहीं लगा है, बाकी सब में लगता ही रहा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया CG और तेलंगाना के बारे में, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रपति शासन क्योंकि सामान्य बहुमत से पारित होता है, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो आपको ये इवेंट भी याद रखना, 2016 की बात है। उत्तराखंड सरकार, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड सरकार, हरीश रावत जी की सरकार थी वहाँ पर 2016 में, है ना। तो उनकी सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा करके बर्खास्त कर दिया गया था, है ना। मतलब पूरे तरीके से बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया उनकी सरकार को। तब उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जो उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे जोसेफ साहब ने साफ साफ कह दिया कि राष्ट्रपति हैं, भगवान नहीं है, उनसे भी गलती हो सकती है
है ना, और ऊपर से राष्ट्रपति शासन जो है सामान्य बहुमत से पारित होता है, तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो हरीश रावत तुरंत हाई कोर्ट चले गए थे। इसीलिए जोसेफ साहब ने कहा कि राष्ट्रपति है, भगवान नहीं है, गलती हो सकती है, और ये उन्होंने गलत किया है। यूके में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है ही नहीं, यहाँ कुछ भी गलत हुआ नहीं है, संवैधानिक ढांचे का कुछ भी नुकसान किया नहीं, तो आपने लगा कैसे दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जोसेफ साहब जी ने राष्ट्रपति शासन को खारिज कर दिया था, लगने ही नहीं दिया उत्तराखंड में उन्होंने, ये समझ गया ना। तो याद रखिए, इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और इसीलिए हरीश रावत जी पहुंच गए थे अपने ही हाई कोर्ट में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए दोस्तों, तो अब एक क्वेश्चन आता, सर राष्ट्रपति शासन पे संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं कि नहीं। भाई देखिए, सामान्य बहुमत है, मैंने अभी आपसे कहा, सामान्य बहुमत को अगर आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हो ना, तो तुम संयुक्त अधिवेशन ही बुला सकते हो। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति शासन का एक प्रस्ताव आएगा, मैंने कहा था ना 2 माह तक वैलिड है, इसके बाद संसद जाना पड़ेगा। संसद में कौन कौन होते हैं दोस्तों? संसद में होते हैं एक लोकसभा और एक होती है राज्यसभा हमारी। ठीक है, तो यहाँ से भी इनके जितने भी बंदे हैं, है ना, मान लो कि भाई 500 बंदे हैं, तो 251 जो है पास करें, इसे सामान्य बहुमत कहते हैं। अब भाई यहाँ चले जाओ, अब मान, अभी तो 245 है यहाँ पे, लेकिन हम मान लेते हैं कि 200 है, थोड़ा सा आपको समझाने में आसानी रहेगी। तो भाई 101 ये सामान्य बहुमत है, इतने लोग यहाँ से पारित करें, इतने लोग यहाँ से पारित करें, ये हो गया संसद से सामान्य बहुमत से पारित। तो ये क्लियर हो गया। मान लो कि लोकसभा पारित कर दे, राज्यसभा पारित नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में मन उठाव आ गया। तो जब ऐसा हो जाता है और इसे पास कराना जरूरी होता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं। ठीक है, फिर इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे, अभी आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, सामान्य बहुमत वाली चीज़ों पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया सकता है। तो ये डाउट मत रखिए, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति शासन पर के प्रस्ताव पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते, बिल्कुल बुला सकते हैं। ठीक है, और अब आता है दोस्तों कि ये तो होगी बाकी सबकी बात, ये 3 राज्य देखिए, है ना, केंद्र शासित प्रदेश कहिए आज तो इन्हें। जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली भी है, पुदुचेरी भी है, लेकिन ये तीनों एक ही कैटेगरी में रखे गए हैं, है ना, जब से जम्मू कश्मीर को अलग किया गया है। क्यों? ये सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इन तीनों में ही विधानसभा है। समझ पा रहे हैं ना आप? विधानसभा है तो मुख्यमंत्री भी होंगे इनके, ये बात क्लियर। अरविंद केजरीवाल जी आपने सुना ही है, आप जानते ही हैं इस बात को। ठीक है, तो ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है ना आपको? बहुत बढ़िया। और अगर विधानसभा है तो बनी बात है राज्यसभा की सीट भी होगी, ये भी आपको क्लियर हो गया है ना, लोकसभा की भी सीट है, तो इनमें तीनों ही होती हैं भैया। अब देखिए, मैं आपसे क्या कहने वाला था, हाँ, तो जम्मू कश्मीर में क्या ये भी तो राज्य, तो क्या जब ये राज्य था तो क्या इसमें नॉर्मल लग सकता था क्या राष्ट्रपति शासन? बिल्कुल नहीं। ये यूपी, एमपी और गुजरात और इन सब कर्नाटक की तरह नहीं था कि बस भैया संवैधानिक ढांचा नष्ट हुआ, सरकार नहीं बन पा रही है ना, मतलब सरकार नहीं बन पा रही है तो अब क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे सीधे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में एक आर्टिकल दिया हुआ था 370, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। 370 आर्टिकल जो था, मैं बोल रहा हूँ आपसे, एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे मोटा मोटा ऊपर से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो ऐसे में। ठीक है, और मेरा मोटिव अभी आपको राष्ट्रपति शासन समझाने का है, जम्मू कश्मीर का आर्टिकल समझाने का नहीं है ना, कि वो कैसे हटा। उसको हटाने के लिए मैंने ऑलरेडी बना रखा, तो आप देख सकते हैं। हाँ, मैं ये कहता आपसे कि आर्टिकल 370 के तहत ये प्रावधान किया गया था जम्मू कश्मीर के लिए कि उनकी एक अलग से संविधान होगा। अब संविधान है, तो अगर जम्मू कश्मीर का संविधान है तो जम्मू कश्मीर के संविधान में आर्टिकल भी होंगे। तो उनका एक आर्टिकल था 92, और आर्टिकल 92 ये कहता था कि अगर वहाँ पर सरकार नहीं बन पा रही है, ऐसी कोई स्थिति आ जाए, जैसे कि अभी आई भी थी, है ना, जो मालूम है ना, वहाँ पर बीजेपी इतनी सीट लेकर के आ गई थी कि उनकी सहायता के बिना न पीडीपी और ना ही एनसी, है ना, मतलब कोई भी सरकार नहीं बना सकते थे वहाँ पर बीजेपी के बिना। और बीजेपी ये चाहती थी कि सरकार ना बने, क्योंकि सरकार नहीं बनेगी तो JNK का आर्टिकल 92 लग जाएगा। और JNK का आर्टिकल 92 क्यों चाहते थे कि लग जाए? क्योंकि इसके तहत राज्यपाल का शासन लग जाएगा। फिर राज्यपाल का शासन इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 92 में, कि जम्मू कश्मीर के संविधान के आर्टिकल 92 में, कि राज्यपाल का शासन अगर सरकार नहीं बनता है ना, संवैधानिक चीज़ें विफल हो रही हैं, तो 6 महीने तक राज्यपाल का शासन रहेगा, बस इतना ही रह सकता है। अगर 6 महीने के राज्यपाल के शासन के अंदर कुछ नहीं सुधरता है, तो फिर राज्यपाल अब जाकर के भारत के राष्ट्रपति को ये कह सकता है कि भैया यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो मैंने आपको क्या सिखाया दोस्तों, है ना। तो ये देखिए जरा, ये पूरी स्थिति बनी थी, पूरा बहुत बढ़िया एक प्लान है जो आपको देखने को मिलेगा, और आपको समझना भी चाहिए, इसलिए आप उस लेक्चर को जरूर देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो आसान भाषा में समझ जाइए कि मतलब जम्मू कश्मीर जब तक राज्य था, 370 जब तक थी, तो वहाँ पर डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था। पहले वहाँ के संविधान के हिसाब से राज्यपाल का शासन लगता है, वो भी 6 महीने तक। और फिर राज्यपाल को जब ये लग जाता है कि भाई नहीं चल सकता, तब जाकर के राष्ट्रपति को बोलते हैं, और तब राष्ट्रपति का शासन लगता है, जैसा कि इसमें हुआ था। और एक बार राष्ट्रपति का शासन लग गया तो वहाँ की जम्मू कश्मीर की विधानसभा किसकी हो जाएगी? भारत की संसद की। फिर भारत की संसद उनके लिए नियम बना सकता है, भारत की संसद ने उनके लिए नियम बना दिया।
समझ पा रहे हैं आप, है ना। आर्टिकल 370 का ही है ना, आर्टिकल 370(3) और 371 का डी, ये 2 आर्टिकल इस्तेमाल किए थे और पूरा भारत का संविधान वहां पर लागू कर दिया था। और एक बार पूरा संविधान वहां लागू कर गया तो आर्टिकल 3 भी लागू हो जाएगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है? राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों के पुनर्गठन का फिर प्रस्ताव लेकर के आ गए भैया, समझ गए ना। आर्टिकल 3 वहां पे लागू करवाना है तो उससे पहले संविधान लागू करवाना पड़ेगा। और आर्टिकल 370 ये साफ साफ कहता है कि अगर आपको संविधान का कोई भी दूसरा आर्टिकल वहां पे लागू करना है 370 के अलावा, तो वहां के संविधान से पूछना पड़ेगा। अब वहाँ का संविधान अगर भारत का संसदीय बन जाए तो कितना आसान हो गया, फिर तो मतलब अपनी संसद से पूछो और लागू कर दो। तो ये करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा 356, समझ पा रहे ना। बड़ी प्यारी चीज़ थी, आप समझ पाएंगे आप जब उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा कहा कि 370 के तहत जम्मू कश्मीर में पहले डायरेक्ट नहीं लग सकता था, अब तो खैर वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। दोस्तों दिल्ली में क्या है? दिल्ली तो कुछ नहीं, दिल्ली तो यहीं पे। दिल्ली पहले तो आप ये समझ लीजिए इनके लिए अलग से एक आर्टिकल बनाया गया है ना, इनके लिए जैसे 69th अमेंडमेंट हुआ था, याद रखिए 1992 में, और इसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए थे, है ना। 2 आर्टिकल ही जोड़े गए थे पूरे। सुन लीजिए कौन कौन से। एक है 239 AA और एक है 239 AB। इस 239 AB में ही रखा गया है दिल्ली को, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसमें दिल्ली, कभी आपसे पूछा जाए दिल्ली किस आर्टिकल में आता है और किस संशोधन के तहत है, तो 69 संविधान संशोधन 1992 और 239 AB, ठीक है। इनको अलग से क्यों रखा गया है भैया? 239 AB में, 239 AA में कौन से? ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, याद रखो। 239 AB में वो सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास विधानसभा है, जैसे कि मैंने कहा ना, जम्मू कश्मीर भी इसी में है, ठीक है। पुदुचेरी भी, अभी तक 2 ही थे, अभी तक दिल्ली और पुदुचेरी थे इसमें, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी इसी में रख दिया गया है, ठीक है। लद्दाख जो एक और बना है जम्मू कश्मीर से हटके, वो कहाँ गया? 239 AA में। क्यों? क्योंकि इसमें विधानसभा नहीं है। तो याद रखिएगा, है ना, विधानसभा जिनमें है वो AB में है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है वो 239 AB में है, और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा नहीं है वो 239 AA में है। ये क्लियर हो गया दोस्तों आपको, है ना, याद रखिए। तो कहने का मतलब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा? ऐसे डायरेक्ट नहीं लग जाएगा। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन कभी लगाना हुआ तो आर्टिकल 239 AB के तहत लगेगा। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिए आप। और ऐसे ही पुदुचेरी के लिए, और अब ऐसे ही रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वित्तीय आपातकाल, ये तो हो गई भाई अपना राष्ट्रपति शासन की। वित्तीय आपातकाल की शक्ति भी है, 3 आपातकाल शक्ति है ना राष्ट्रपति के पास। 352 मालूम हो गया अब आपको, सीख लिया होगा पिछले वीडियो में आपने। राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, है ना, और अब है 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल। और ये दोस्तों कभी नहीं लगा है ना, कभी नहीं लगा है, ये आपको पता ही है। 352 लग चुकी है, 356 तो लगती ही रहती है, 360 कभी नहीं लगा है। कब लगेगा भाई? जब ये लगेगा कि भैया अर्थव्यवस्था भारत की जो है बिल्कुल संकट में है, खत्म हो रही है या नुकसान पहुंच रहा है, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही। इसमें खास क्या चीज़ होती है, क्या इसकी वैलिडिटी कब है? जैसे 352 तो भैया ऐसा कि संसद की बिना अनुमति के 1 माह रहता है। 356 जो है ये 2 माह रहता है, तो बिल्कुल 360 भी 2 माह तक रहता है संसद की बिना अनुमति से। लेकिन 352 1 माह तक है, संसद की अनुमति मिलने पर 6 माह तक, और ये अनंत काल तक रह सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। 356 राष्ट्रपति शासन 2 माह तक रहता है, संसद की अनुमति मिल जाए तो ये भी 6 माह तक है, और 6 माह कर करके आप इसे बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम कितना रख सकते हो? 1 साल। लेकिन 2 परिस्थिति ऐसी आ जाए, कौन कौन सी भैया? आपातकाल लगाओ यानी कि 352, और दूसरा चुनाव आयोग 324 ये कह दे कि नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में हम 3 साल लगा सकते हैं। ये बात क्लियर है? इसमें लिमिट है 3 साल तक की, इससे ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, पंजाब की बात अलग थी, वहाँ तो अलग से प्रावधान किया गया था। ये बात समझ में आ रहा है? 3 साल इसकी लिमिट है, आपको ये याद रखना है। यही आपको आंसर करना है कि पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम कितना रह सकता है, तो पहले बोलोगे 1 साल। लेकिन 2 हालात अगर लिख दिए जाएं, चुनाव आयोग और राष्ट्रीय आपातकाल, तब कितने समय तक रह सकता है, तब बोलिएगा 3 साल। तो बहुत क्लियर कट क्वेश्चन आएगा, बस आपको पढ़ना ढंग से है, ठीक है। 1 साल कब लिखना है, 3 साल कब लिखना है, मैंने बार बार बता दिया आपको। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 कब तक रह सकता है, तो बोलिए अनंत काल तक। लेकिन अनंत काल तक रह सकता है, लेकिन हर 6 महीने में इसे भी रिवाइव करना पड़ेगा। और राष्ट्रपति शासन 3 साल रह सकता है या 1 साल रह सकता है, वो तब भी रह सकता है, उसके लिए भी क्या हर 6 महीने में आपको उसे रिवाइव कराना पड़ेगा। लेकिन वित्तीय आपातकाल दोस्तों, इसमें ये जरूर लिखा है कि 2 महीने तक इसकी वैलिडिटी संसद से पारित कराना पड़ेगा, लेकिन संसद से पारित होने के बाद ये कितने टाइम तक रहेगा, ये संविधान ने लिखा नहीं है। ये संविधान ने लिखा नहीं है, ये क्लियर है दोस्तों, है ना। ये संविधान ने अपने बिल्कुल नहीं लिखा है। अब क्या चीज़ हो सकती है वो सुनिए, है ना। क्या हो सकता है इसमें, जब ये लग जाता है तो क्या चीज़ हो सकती है? इसमें होता ये है, 2 पॉइंट आप याद रखिए बस, कि न्यायाधीश जो है इनके वेतन की कमी की जा सकती है। तो कभी पूछा जाए न्यायाधीश की वेतन कम करने के लिए कौन सा आपातकाल चलता है, तो वित्तीय आपातकाल होता है ना। याद देखिए, न्यायाधीश की वेतन कम कर दी गई है। और दूसरा पॉइंट याद रखिए दोस्तों, राज्य सरकार का जो बजट है, राज्य सरकार का बजट बोल रहा हूँ मैं, विभिन्न राज्य जो है हमारे,
उनका जो भी बजट अगर वित्तीय आपातकाल लग गया है तो उनका बजट संघ सरकार की अनुमति से लागू होगा, यानी केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी राज्य सरकार को बजट लागू करने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? तो ठीक है दोस्तों, है ना, ये वित्तीय आपातकाल थे। तो यहाँ से हमारा राष्ट्रपति टॉपिक खत्म होता है। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। मिलेंगे अगले लेक्चर में, उपराष्ट्रपति पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।